Good evening, students. So, I have sent you a few notes on the regional organizations, right? मैंने आप लोगों को कुछ इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कुछ नोट्स भेजे हैं। आज से मैं एक एक करके जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के सिलेबस में है उन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताऊंगी। तो जो नोट मैंने आप लोगों को दिया है उसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को मैंने भेजा है। ओके, तो देखिए हमारे सिलेबस के अंतर्गत है कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें से खास है आसियान, फिर सार्क, उसके बाद शायद कुछ और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है। तो मैं एक एक करके एक एक दिन एक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, तो आज हम जिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है आसियान। ओके, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। तो पहले ही मैं आप लोगों को रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? हमारे इस दुनिया में, इस विश्व व्यवस्था में बहुत सारे रीजियंस है, जैसे एशियन रीजियन, फिर एशिया में भी काफ़ी सारे विभाग है, विभाजन है, जैसे कि साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक उसी तरह यूरोप भी एक रीजियन है। यूरोप में भी काफ़ी देश है जो सब मिलकर एक रीजियन बनाता है। ठीक उसी तरह अफ्रीका भी एक रीजियन है। अफ्रीका के अंदर कुछ है नॉर्थ अफ्रीकन रीजियन, तो कुछ है साउथ अफ्रीकन रीजियन, तो कुछ है साउथ ईस्ट अफ्रीकन रीजियन, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन रीजियन। ओके, तो रीजियनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? जब किसी एक पर्टिकुलर रीजियन के बहुत सारे राष्ट्र मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल यूनिटी सॉलिडेरिटी के लिए या फिर कल्चरल पर्पस सर्व करने के लिए जब वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड होकर एक दूसरे से अपना इंटेलिजेंस, अपना इंफॉर्मेशन, अपना रिसोर्स, इन सबको शेयर करने की बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तभी बनता है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आसान ज़ुबान में जब एक रीजन के कई सारे राष्ट्र मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कुछ पर्टिकुलर मकसद हासिल करने के लिए, जैसे कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाने के लिए या फिर पॉलिटिकल यूनिटी अचीव करने के लिए, तब उस खास मकसद से बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो देखिए जब हम आसियान की बात करते हैं, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। I repeat, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान को बनाया था किसने? साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले जितने भी देश थे उनमें से कुछ सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट राष्ट्र ने मिलकर आसियान को बनाया। तो 1967 में ये संगठन बना था और जिन देशों ने इनिशिएटिव लेकर आसियान नाम की इस राष्ट्र को इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था वो राष्ट्र थे मेनली 10 मेंबर्स, 10 स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। कौन कौन? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया,
म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। आपके नोट में ही है, जो नोट आसियान के ऊपर मैंने आप लोगों को दी है। अगर वो नोट आपके सामने रखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि 10 देशों ने, आई रिपीट, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों ने मिलकर आसियान को बनाया। तो आसियान को बनाने के पीछे इन साउथ ईस्ट एशियन देशों का एक मकसद था। वो मकसद क्या था? देखिए, आप लोग इसका टाइम स्पैन नोटिस कीजिए। ये कब बना था? 1967। और ये वक्त था, वो वक्त जब कोल्ड वॉर चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक खास जंग हो रहा था जिसको आप कहते हैं कोल्ड वॉर। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था, आप लोग जानते हैं, जहाँ पे दो इडियोलॉजीज यानी दो आदर्शों के बीच लड़ाई चल रहा था। एक तरफ था कम्युनिज्म ऑफ सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ था कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म, जिनके प्रवक्ता थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ऐसी हालत में साउथ ईस्ट एशियन राष्ट्र ने आसियान को बनाया था ताकि दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिज्म के प्रभाव को रोका जा सके। कम्युनिज्म का बढ़ता हुआ प्रभाव हम लोगों ने देखा था वियतनाम में, कोरिया में। तो ये प्रभाव दक्षिण पूर्वी एशिया की राष्ट्र तक ना पहुँचे, इस बात को गारंटी देने के लिए, इंश्योर करने के लिए आसियान को बनाया गया था, मेनली टू काउंटर द एडवांस ऑफ सोवियत कम्युनिज्म टुवर्ड्स द स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन धीरे धीरे इसका मकसद बन गया टू अचीव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स। तो बनाया गया था एक स्ट्रैटेजिक मकसद हासिल करने के लिए। सोवियत कम्युनिज्म इन देशों पर कब्जा ना कर सके इसलिए, लेकिन धीरे धीरे मकसद बदलकर एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट बन गया। तो साउथ ईस्ट एशियन की देशों ने फैसला लिया वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद करेंगे, किसी की सहायता लिए बिना, और एक साथ मिलकर काम करेंगे अपना आर्थिक विकास के लिए। तो इसी मकसद से आसियान को बनाया गया। तो आसियान के सामने पहला चैलेंज था कैसे इन देशों का इकोनॉमी को अच्छी तरह से डेवलप किया जाए। फिर दूसरा एक चैलेंज जो आज भी आसियान के सामने है वो है चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव। आप लोग देखिएगा कि सिर्फ दक्षिण पूर्वी एशिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में चीन का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी एट प्रेजेंट चीन बहुत बड़ी समस्या बना रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीनी समुद्र में जितने भी आइलैंड्स हैं जिनको कहा जाता है स्प्रैटली आइलैंड्स, साउथ चाइना सी के ऊपर बहुत सारे आइलैंड्स हैं जिनको कहा जाता है स्प्रैटली आइलैंड्स, और चीन उन सभी आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। तो उन सब आइलैंड्स पर वियतनाम का भी हिस्सा है, थोड़ा बहुत ब्रुनेई का भी हिस्सा है, थोड़ा बहुत मलेशिया का हिस्सा है और थोड़ा बहुत फिलीपींस का भी हिस्सा है। लेकिन चीन इन सभी राष्ट्र के हिस्सों को अनदेखा करके सिर्फ और सिर्फ अपना हक जमाने के लिए साउथ चाइना सी के पूरे जितने भी आइलैंड्स हैं उन सब पर कब्जा करना चाहती है। इसके अलावा चीन के जो बढ़ते हुए मिलिट्री प्रभाव, उसका मिलिट्री ताकत, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग पावर, ये सब मिलकर आसियान के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करता है।
तो आइए देखते हैं आसियान के मेंबर स्टेट्स कैसे इतने सारे चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। तो आसियान एक संस्था जिसने 1976 में इसके मेंबर स्टेट्स ने एक ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया था, जिस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो आसियान का मकसद था कि साउथ ईस्ट एशिया में एमिटी यानी कि चैन और शांति का एक माहौल बना रहे और साथ में सभी राष्ट्र में कोऑपरेशन का माहौल बना रहे, इस दिशा में काम करना। तो इसी मकसद से 1976 में ट्रीटी ऑफ एमिटी और कोऑपरेशन का हस्ताक्षर हुआ। अब देखिए कुछ डेवलपमेंट्स हुए 1990s की सदियों में, जिसके वजह से आसियान के पॉलिसी और प्रोग्राम्स में भी काफ़ी चेंज आया। तो कंबोडिया में बहुत दिनों से एक सिविल वॉर चल रहा था, जिसका खात्मा हुआ 1991 में, और लगभग इसी वक्त दुनिया भर में जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो कोल्ड वॉर का भी खात्मा हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम के बीच जो तनाव चल रहा था वो तनाव भी ख़त्म हुआ 1995 में। तो इन तीनों घटनाओं की वजह से साउथ ईस्ट एशिया की परिस्थिति थोड़ा स्टेबल हुआ, थोड़ा शांति और चैन इसमें वापस आया और धीरे धीरे कुछ और मेंबर्स आसियान में जुड़ गए जो पहले इसके सदस्य नहीं थे। उसके बाद 1995 में मेंबर स्टेट्स ने फिर से एक ट्रीटी साइन किया, जिसके ज़रिए वो लोग इस बात पर एक रेजोल्यूशन लिया, एक डिसीजन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आसियान के किसी भी सदस्य राष्ट्र न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि पारमाणविक हथियार नहीं बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1997 में पूरे एशिया भर में एक बहुत बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस आया। तो इस क्राइसिस के वजह से आसियान के सभी राष्ट्र को बहुत भुगतना पड़ा। तो इस वक्त अपनी इकोनॉमिक जो इंस्टेबिलिटी और फिनेंशियल जो क्राइसिस वहाँ से छुटकारा पाने के लिए आसियान के सदस्यों ने एक इनिशिएटिव, एक उद्योग लिया जिसका नाम था चियांग माई इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव, ये उद्योग क्या था? इट वाज अ करेंसी स्वैप अरेंजमेंट। मतलब सभी राष्ट्र ने, आसियान के सभी मेंबर स्टेट्स ने डिसाइड किया कि वो अपना करेंसी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे इस फिनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए। तब चाइना, जापान और साउथ कोरिया ने भी आसियान राष्ट्र को काफ़ी फिनेंशियली सपोर्ट किया था और इस क्राइसिस को ओवरकम करने में आसियान ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी मदद किया था। उसके बाद देखिए 2007 में आसियान के 10 मेंबर स्टेट्स ने आसियान चार्टर को अडॉप्ट किया। आसियान चार्टर वो क्या था? एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जिसने इस संस्था को, इस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को एक लीगल स्टेटस और एक इंस्टीट्यूशनल बैकअप दिया। अब इस चार्टर को बनाया गया था कुछ कोर प्रिंसिपल्स के आधार पर। ओके, कुछ कोर प्रिंसिपल्स के आधार पर इस आसियान चार्टर को बनाया गया था, जिसमें खास था नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ ईच अदर,
and prevention of any anti-national activity against the member states on the soil of ASEAN member state। यानी कि कोई भी आसियान राष्ट्र अपना ज़मीन को अपने पड़ोसी राष्ट्र के स्वार्थ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। और दूसरी बात, कोई भी आसियान मेंबर स्टेट अपने पड़ोसी राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। उसके बाद काफ़ी और एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज़, समझौता पत्र सिग्नेचर हुआ, जिनमें से सबसे बढ़िया था 2012 में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP का सिग्नेचर होना। तो RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये क्या था? ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जिसको आसियान मेंबर स्टेट्स ने प्रपोज किया। तो इनका प्रपोजल क्या था कि आसियान को यूरोपियन कमीशन जैसा एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया दिया जाए, ताकि मेंबर स्टेट्स में जब ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, तो उस पर ज़्यादा टैक्स, ड्यूटीज़ ये सब आरोपित ना हो। तो मेंबर स्टेट्स आपस में फ्री होकर ट्रेड और बिजनेस कर सके, इसलिए RCEP पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया भी ऑब्जर्वर्स थे जब ये RCEP यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर हुआ था। अगर आज तक ये RCEP मेटीरियलाइज नहीं हो पाया है, लेकिन अगर सच में किसी दिन ये RCEP मेटीरियलाइज हो जाता है, वास्तवायित हो जाता है, तो इसके वजह से पूरे साउथ ईस्ट एशियन राष्ट्र में एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एरिया बन जाएगा। तो यूरोपियन कमीशन के बाद दूसरा बड़ा फ्री ट्रेड एरिया बनेगा साउथ ईस्ट एशिया में, अगर ये RCEP वास्तविक रूप में सच में लागू हो जाए। अब देखिए, आसियान के सामने कुछ रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया की देशों को कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स का मुकाबला करना पड़ता है, जैसे कि मेरीटाइम डिस्प्यूट्स यानी सामुद्रिक जो झगड़ा और डिस्प्यूट्स चलता है। तो मैंने अभी बताया कि चाइना अपने बढ़ते हुए मिलिट्री ताकत का प्रभाव इस्तेमाल करके साउथ चाइना सी के ऊपर जितने भी आइलैंड्स हैं उन पर कब्जा करना चाहता है, और इसी वजह से साउथ ईस्ट एशिया की देशों के साथ चाइना का बहुत कॉन्फ्लिक्ट और झगड़ा चलता रहता है। इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी कि फिलीपींस से या फिर म्यांमार से या थाईलैंड से अक्सर गर्ल्स और वीमेन को ट्रैफिकिंग किया जाता है प्रोस्टिट्यूशन के मकसद से। फिर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग यानी कि ड्रग्स का लेन देन। आप लोग शायद जानते हैं कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, इन तीनों को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि जितने भी ड्रग्स एशिया में ट्रैफिकिंग होता है, इन तीनों राष्ट्र के बॉर्डर से ज़्यादा होता है। उसके अलावा रेफ्यूजी फ्लोज़। तो रेफ्यूजी फ्लोज़ मतलब क्या? एक देश से इंसान जब बेघर हो जाते हैं तब दूसरे देश में रेफ्यूजी बनकर जाते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में रेफ्यूजी का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। किस बात के लिए? अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर जिस दिन से म्यांमार की मिलिट्री सरकार ने
जुल्म और अत्याचार शुरू कर दिया। जिस दिन से म्यांमार की बुद्धिस्ट गवर्नमेंट मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर जुल्म उठाने लगे, तब बहुत सारे मुस्लिम पीपल म्यांमार से भागते हुए दूसरे देशों में रेफ्यूजी बनकर पहुंच गए। तो म्यांमार के इन मुसलमानों को कहा जाता है रोहिंगा। इस कम्युनिटी का नाम है रोहिंगा। तो रोहिंगा जब रिफ्यूजी बनकर दूसरे देशों में घुसने की कोशिश करते हैं, तो म्यांमार के साथ उन सब देशों का काफ़ी झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इसके अलावा आसियान के सामने और एक बड़ा प्रॉब्लम है फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि यहाँ मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और हंगर और स्टारवेशन की प्रॉब्लम से बहुत सारे लोगों को गुजरना पड़ता है। ओके, तो देखिए, फूड इनसिक्योरिटी मतलब खाना सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। अमीर और गरीबों में एक बहुत बड़ा विभाजन है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जिसकी वजह से आसियान जैसे दो हिस्सों में बांट गए हैं। आसियान कुछ ऐसे देशों को लेकर बना है जो बहुत रीच है, जिसके पास काफ़ी रिसोर्स है, जैसे सिंगापुर, जैसे फिलीपींस, जैसे मलेशिया। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे देश भी है जो गरीब है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, जैसे म्यांमार, जिसका नाम अभी अभी मैंने लिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आज तक आसियान सॉल्व नहीं कर पाया। और इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टेररिज्म, यानी कि संत्रासवाद और इंसर्जेंसीज, यानी कि एक देश में जंगी संगठन अपना टेररिस्ट कारनामे करके, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करके फिर बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में भाग जाते हैं। और क्योंकि आसियान राष्ट्र में अभी तक कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो इस वजह से जब एक संत्रासवादी एक देश में संत्रासी या आतंकी हमला करके दूसरे देश में भाग जाते हैं, तो उसको वापस ले आकर उस पर कानूनी कार्रवाई करना काफ़ी मुश्किल बन जाता है। और सब कुछ छोड़कर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइना। और चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बीच जो तनाव अभी चल रहा है, वो आसियान पर काफ़ी बुरा असर डालता है। तो देखिए, आसियान की मेन प्रॉब्लम क्या है। आसियान आज तक वो मकसद हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए उसको बनाया गया था। उसका मकसद था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि आर्थिक तौर पे पूरे साउथ ईस्ट एशिया को एक बनाकर रखना, सब में इकाई बनाए रखना। लेकिन वो आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आज भी सभी राष्ट्र में बरकरार है। उसके बाद देखिए, आसियान पर चाइना और यूएसए के बीच जो तनाव चलता रहता है, उसका भी एक बुरा असर है। कैसा? आसियान मेंबर्स एक्चुअली डिवाइडेड है। किस विषय पर, किस एजेंडा पर वो लोग आपस में डिवाइडेड है? ऑन द इशू ऑफ देयर रिलेशनशिप विथ चाइना ऑन द वन हैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द अदर हैंड। तो देखिए, इस रीजन को अपनी विकास के लिए, अपनी तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ट्रेड यानी बिजनेस करना ज़रूरी है, और साथ में परिसेवा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना ज़रूरी है।
तो यही पर चाइना और यूएसए में जैसे एक कंपटीशन चलता रहता है। चाइना चाहता है अपना प्रभाव इस इलाके पर बरकरार रखने के लिए सारा इन्वेस्टमेंट वो ही करेगा, सारा बिजनेस आसियान देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ चाइना का होता रहेगा और चाइना ही उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए भी चाहता है कि चाइना का प्रभाव को किसी तरह से रोका जाए। तो यूएसए भी चाइना के साथ compete करता रहता है आसियान राष्ट्र पर कब्जा जमाना, और उसके लिए वो भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन सब चीज़ों में शामिल होना चाहता है। तो इस वजह से आसियान मेंबर्स काफ़ी टेंशन में रहते हैं, क्योंकि एक तरफ वो तो इकोनॉमिकली चाइना पर डिपेंडेंट है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर यूएसए को भी वो गुस्सा दिलाना नहीं चाहता है, क्योंकि यूएसए भी एक सुपर पावर है। तो यूएसए और चाइना में जब भी तनाव होता है, उसका एक प्रभाव आसियान पर ही बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। फिर देखिए, आसियान का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए आसियान का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो चाइना, यूरोपियन यूनियन और जापान, इन तीनों के बाद चौथा बिजनेस पार्टनर है आसियान का यूएसए। तो यूएसए के साथ आसियान राष्ट्र को एक रिलेशन बनाए रखना पड़ता है। खास करके कुछ ऐसे आसियान स्टेट्स हैं जैसे कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम, जिनके साथ यूएसए का कोऑपरेशन चलता रहता है एनवायरनमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए। मैं रिपीट करती हूँ, कुछ ऐसा देश है आसियान में जो यूएसए पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करता है। किस बात के लिए? एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ यानी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, इन सब की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी परिसेवा की डेवलपमेंट के लिए। 4 आसियान मेंबर्स, 4 आसियान सदस्य ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम ने यूएसए के साथ कुछ ट्रीटी, कुछ समझौता पत्र भी सिग्नेचर किए हैं, जैसे कि ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम ने कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसको पहले टीपीपी के नाम से जाना जाता था, उस ट्रीटी को यूएसए के साथ सिग्नेचर किए हैं। आई रिपीट, 4 एशियन मेंबर्स ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, इन चारों ने मिलकर यूएसए के साथ एक खास ट्रीटी हस्ताक्षर किए हैं, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि टीपीपी। तो इसके ज़रिए क्या चल रहा है? यूएसए और इन चारों आसियान देशों में एक फ्री ट्रेड होने की बातचीत चल रही है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, उसके तुरंत बाद इस ट्रीटी से अमेरिका ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। तो बराक ओबामा जिस वक्त तक अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, ये टीपीपी को वास्तवायित करने का बहुत सारा प्रयास चल रहा था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आ गया, उसी वक्त आसियान राष्ट्र के साथ साइन किए गए इस टीपीपी से अमेरिका ने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया। तो इसके वजह से क्या हुआ? आसियान देशों का यूएसए पर जो भरोसा का एक जगह था
ट्रस्ट, विश्वास का, आस्था का एक जगह था, वो बुरी तरह से इफेक्टेड हुआ। और इसका और एक इफेक्ट ये हुआ कि इन देशों को मजबूरन चाइना पर ज़्यादा निर्भरशील होना पड़ा। ओके, उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि आसियान के सामने व्हाट इज़ द रोड अहेड। आसियान को कैसे अपने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बैलेंस करना है, कैसे उसको यूएस और चाइना जैसे सुपर पावर्स के बीच अपने अस्तित्व को, अपना इंडिपेंडेंस को बनाए रखना है। उसके लिए कुछ फॉर्मूलेशंस, कुछ प्रेस्क्रिप्शंस मिला है। जैसे कि देखिए, आसियान में कुछ ऐसे सदस्य राष्ट्र है जैसे सिंगापुर, जिसका जीडीपी यानी कि पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो है वो काफ़ी बड़ा है। और म्यांमार जो है उसका जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी पर कैपिटा इनकम आसियान में लोएस्ट है। तो ये जो इनइक्वालिटी, एक तरफ सिंगापुर जिसका जीडीपी पर कैपिटा आप देख रहे हैं नियरली $65,000 बेस्ड ऑन 2018 वर्ल्ड बैंक फिगर्स, और दूसरी ओर म्यांमार का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी पर कैपिटा इनकम ओनली $1,400। तो ये जो इनइक्वालिटी, इसको अगर मिटाना है तो आसियान राष्ट्र को, आसियान के सभी मेंबर स्टेट्स को मिलकर इंटीग्रेटेड होकर काम करना पड़ेगा। आपसी भेदभाव को भूलना पड़ेगा। अब इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है, मतलब आसियान में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सब का पॉलिटिकल सिस्टम भी एक जैसा नहीं है। किसी किसी राष्ट्र में अगर डेमोक्रेसी है तो कुछ और राष्ट्र में ऑथोरिटेरियनिज्म है, कई पर ऑटोक्रेसी है तो कई और थोड़ा बहुत क्वासी डेमोक्रेसी है। तो इतना सारा डिविशंस रहने के बावजूद भी आसियान देशों को मिलकर अगर काम करना पड़े तो क्या करना चाहिए? पहली बात देखिए, आसियान राष्ट्र को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, चाइना पर वो चाहे कितना भी डिपेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि चाइना का बहुत सारा ड्रॉबैक्स है। पहला तो ये कि चाइना हमेशा दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। तो अगर हम इस बात को मान ले कि यूएसए ने आसियान को बीच रास्ते पर छोड़ दिया था, इसलिए आसियान को चाइना का हाथ थामना पड़ा, फिर भी आसियान राष्ट्र को ये बात जहन में रखना पड़ेगा कि चाइना हमेशा अनडेमोक्रेटिकली सब पर डोमिनेट करने की कोशिश करता है। दूसरी बात, चाइना का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड काफ़ी बुरा है। उसका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ पर भी डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन होता है, चाइनीज़ सरकार उस आंदोलन को दबाने के लिए सब तरह की फोर्स अप्लाई करता है। तो चाइना की कैरेक्टर साफ और शुद्ध नहीं है। इस बात को जहन में रखते हुए आसियान देशों को अपना यूनिटी बरकरार रखना है ताकि चाइना की किसी भी साजिश में वो पैर ना दे। फिर देखिए, म्यांमार में अभी जो समस्या चल रही है, म्यांमार की मिलिट्री सरकार, बुद्धिस्ट सरकार का वहाँ के रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ पर जुल्म करना, जिसकी वजह से बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स
रेफ्यूजी बनकर दूसरे देशों में पहुंच रहे हैं, तो इसका एक यूनाइटेड एफर्ट डाल के इसका हल निकलना पड़ेगा। इसके लिए आसियान राष्ट्र को थोड़ा और प्रैग्मेटिज्म यानी प्रैक्टिकल सोच लगाना पड़ेगा। तो आसियान के सामने जो भी चैलेंजेस है उनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि आसियान मेंबर स्टेट्स अपने अंदर जितने भी पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज़ है, जितने भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, उन सबको भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपना मकसद को हासिल करने की कोशिश करें। तो ये याद रखना है कि आसियान को बनाया गया था यूरोपियन यूनियन के बाद ही एक दूसरा फ्री ट्रेड एरिया और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जोन बनाने की मकसद से आसियान को बनाया गया था। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और एक फ्री ट्रेड एरिया जिसके लिए आसियान काम कर रहा है, उसको हकीकत बनाने के लिए आसियान को ना ही यूएसए पर और ना ही चाइना पर ज़्यादा डिपेंड करना चाहिए, बल्कि आसियान मेंबर स्टेट्स के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छी तरह से इस्तेमाल करके फिर उसका प्रयोग करके अपना इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रीजनल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल यूनिटी इनको हासिल करना पड़ेगा। ओके, आप लोग वो नोट जो मैंने दी है वहाँ से मेरा इस लेक्चर को लेकर फिर उस नोट को गौर करके आसियान को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूँगी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना। ओके, तो इसी के साथ हमारा आसियान का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर होगा हमारा दूसरा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जिसका नाम है सार्क। ओके, गुड नाइट।